हो रहा था कि हम लिखे हैं कॉन्फ़िगरेशन। सो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 5 ऐसे ही होगा। तो जब हम बात कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमने ये डिस्कशन किया था कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, शायद आपको याद हो। उनकी कॉन्फ़िगरेशन वैसे क्या होती थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की? उनकी कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न होता था NS2 और N-1 D1 से NS2 N-1 D10, यानी कि S और D को कलेक्टिवली देखना पड़ता है, और जो S होता है उसका जो भी N होगा उससे एक कम वाला N होगा D का। तो इसका क्या मतलब है? ये इतनी रॉकेट साइंस तो नहीं है, बड़ी सिंपल है। S और D आइडेंटिफाई किया एक साथ, और ये वाला N अगर 4 है तो ये वाला 3 है। ठीक है, तो इनका पूरा का पूरा शेल हमने एक साथ काउंट किया, तो दिस बिकम 7। क्योंकि ये डी ब्लॉक था तो 4, और इसमें जो हाईएस्ट नंबर था वो आ गया 4 पे। ये बताओ बेटा, ये बात समझ में आती है? तो इसका पैटर्न इस तरह से मैंने याद रखा हुआ है, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने कैसे याद रखा हुआ है, कि S2 D6 S2 D7 S2 D8। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन का हाल होगा ना तो आंसर आएगा 8 भी। आंसर भी आएगा 8 भी। अगर होगा हाल S1 D10 तो आंसर आएगा 1 भी। S2 D10 तो आंसर आएगा 2 भी। ये इस तरह से याद रखना होता है। बाकी तो चीज़ें बड़ी आसान है, बाकी तो चीज़ें वैसी हैं जैसे पहले होती। ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो खत्म हो जाएगा। इन तक खत्म हो गया। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है बेटा, शुरू कर लें। तो दूसरा जो हमारा चैप्टर है उसमें हम हाइड्रोजन की तारीफें कर रहे होते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये बात बता रहे होते हैं कि भाई हाइड्रोजन जो है ना, वो इसका सीन पार्ट इस तरह से डिफरेंट है कि हाइड्रोजन जो है वो ना, अगर आप ऑर्गेनिक करवा दें। असल में बेटा मैं ऑर्गेनिक इसलिए अभी नहीं करवा रहा क्योंकि आप लोगों ने अभी सेकेंड ईयर में, आप लोगों का कहना ये था कि अपने कोचिंग में पढ़ी नहीं है कंप्लीट ग्रुप में। अब इस बात का क्या मतलब है? यानी कि हाइड्रोजन की ग्रुप 1A के अंदर लोकेशन, हाइड्रोजन की ग्रुप 4A के अंदर लोकेशन, और हाइड्रोजन की ग्रुप 7A के अंदर लोकेशन क्यों होनी चाहिए या क्यों नहीं होनी चाहिए? तो हम पढ़ेंगे पहले केस में सिमिलैरिटीज। तो 1A में तो भाई इसलिए होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, जो कि मैचअप करती है ग्रुप 1A के मेंबर्स से। इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन और तमाम तर ग्रुप 1A के मेंबर्स के पास 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो भी होनी चाहिए। इसको ग्रुप 1 के अंदर ही उसकी लोकेशन होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कुछ केसेस में +1 होती है, जबकि ग्रुप 1 के तमाम तर मेंबर्स की +1 होती है। तो ये तो रीजन होगा कि इसको जो है वो होना चाहिए 1। ठीक है, फिर कुछ रीजन ऐसे हैं कि इसको 4 में होना चाहिए। तो 4 में क्यों होना चाहिए? 4 में इसलिए होना चाहिए कि हाइड्रोजन का और ग्रुप 4 के मेंबर्स का हाफ फिल्ड बैलेंस शेल होता है। हाफ फिल्ड बैलेंस शेल होने का क्या मतलब है? हाफ फिल्ड बैलेंस शेल होने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के पास के शेल मौजूद है। के शेल मौजूद है तो के में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है, तो एक की जगह खाली है, तो ये आधा के भरा हुआ है। ठीक है, तो हम इसी तरह से कह रहे हैं कि भाई 4A के अंदर भी जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर हम ये कह रहे होते हैं कि हमारे पास जो 4A वाले मेंबर्स हैं उनके पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि टोटल उनको 8 कंप्लीट करने होते हैं।
तो 8 कंप्लीट करने होते हैं, तो आधा उनका जो है वो ऑक्टेट यहाँ पे फिल्ड है, यानी कि आधे 8 में से 4 मौजूद है, तो हाफ फिल्ड है, तो इसलिए होना चाहिए। इसी तरह से फिर हम ये कहते हैं कि भाई 4A वाले के अंदर जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वहाँ पे नॉन मेटल्स भी होते हैं, तो ये हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, गैस है, तो उसको यहाँ होना चाहिए। इसी तरह से फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमारे पास आती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये आयनाइजेशन पोटेंशियल मैंने नाम तो ले लिया, बड़ा डरते डरते नाम ले लिया, लेना नहीं चाहिए था, लेकिन ये समझाऊंगा मैं आपको पूरा तफसील। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड ऑल, यानी कि अभी आप सिर्फ ये जहन में रखेंगे सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हाइड्रोजन की मैच करती हैं ग्रुप 4A की प्रॉपर्टीज से, तो इसको ग्रुप 4A में होना चाहिए, ये सिमिलैरिटी हो गई। फिर अगर आ जाए हम ग्रुप 7A के ऊपर, तो 7A के अंदर हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर है, तो इसको 7A के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर्स ग्रुप 7A के अंदर बहुत सारे भरे हुए रखे हुए हैं। इसी तरह से फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो 7A के मेंबर्स हैं, दे एग्जिस्ट एज डायटोमिक फॉर्म्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको भी वही होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन भी H नहीं होता, H2 होता है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन की बात करें और ग्रुप 7A की बात करें, तो दे ऑल नीड ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। एक इलेक्ट्रॉन लेके कंप्लीट हो जाता है इनका वैलेंस शेल, तो फिर उनको भी उसमें होना चाहिए। इसी तरह से फिर अगर हम बात करते हैं, तो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेता है, ये भी गेन करते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, तो इनको वहां होना चाहिए। तो ये तो सिमिलैरिटीज होंगी। अब बात करते हैं थोड़ी सी डिससिमिलैरिटीज की। तो 1A के अंदर तो सबसे पहला जो खड्डा है हमारा वो ये होगा इससे, यार 1A वाले मेंबर्स जो हैं उनके अंदर कहानी ये बन जाएगी कि 1A वाले तो सारे के सारे मेटल्स हैं, तो हाइड्रोजन कहाँ से इसमें आएगा। ठीक है, जबरदस्त हो गई बात। इसके साथ साथ फिर हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि 1A वाले तो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम ये बात बोलेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो कभी पॉजिटिव होता है और कभी नेगेटिव होता है, जबकि 1A वाले तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह से फिर हम ये बात करेंगे कि हमारे पास जो सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज ग्रुप 4A की हैं वो क्या क्या हो जाएंगी। तो वो ये हो जाएंगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है, यानी कि शेल्स का फर्क है। हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ के शेल है, जबकि ग्रुप 4 के पास तो एल भी होता है। ठीक है। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे कि हमारे पास वही कि हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक होता है, जबकि ग्रुप 4A के मेंबर्स डायटोमिक नहीं होते। फिर हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इनके पास 4A वालों के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह से फिर अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस है, जबकि यहाँ इस ग्रुप में कोई और गैस मौजूद नहीं है। ग्रुप 7A की बात करें तो पहला फर्क फिर वही बन जाएगा कि इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से फिर वही बात की जा सकती है कि इसका के शेल होगा, इनके अंदर एल शेल भी होंगे। इसके अलावा जो है हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन पॉजिटिव भी होता है, कभी कभार नेगेटिव भी होता है, लेकिन ये वाले 7 वाले तो हमेशा सारे के सारे नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है। तो ये वाली डिससिमिलैरिटीज हैं जो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है। तो ना हाइड्रोजन को 1 में होना चाहिए, ना 4 में होना चाहिए, ना 7 में होना चाहिए, तो इसका कंक्लूजन क्या निकालता है, तो कहाँ होना चाहिए। इसका कंक्लूजन किसी ने ये नहीं निकाला कि इसको पीरियोडिक टेबल में नहीं होना चाहिए, इसको पढ़ते ही नहीं है। इसका कंक्लूजन ये निकाला कि नहीं, इसको सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल में रखो। ये अजीब बात है, अजीब बात है। कभी ऐसा कंक्लूजन नहीं निकालते जिसमें बच्चों का फायदा हो जाए, कभी ऐसा कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, हराम है, गुनाह में। सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या होगा, ऐसे ही सही कह रहा हूँ। सब अंडरग्राउंड होगा, फर्स्ट पीरियड में होता है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर होता है। बेटा भैया ये तो बात बता रहा था कि अगर 1A के ऊपर रख दिया आपने, यानी कि अगर आपने कोई ढंग का पीरियोडिक टेबल कभी जिंदगी में देखा हो, तो आपको नजर आएगा कि ये 1 के ऊपर नहीं होता। ये होता पता है कहाँ है? अगर शेप बनाएंगे ना हम, तो ये ऐसे होता है। ये पीरियोडिक टेबल मानते हो उसको, ये कि पीरियोडिक टेबल है ये, मानते हो उसको। तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए इसको। समझ आए।
उसको सेंटर हमने अपनी मर्जी से बनाया, वहाँ हमारा सेंटर है, हम जाहिर है ये सर्कल तो है नहीं, तो सेंटर इसका कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ बनाता है, तो यूनिक पोजीशन। फर्स्ट पीरियड का तो मेंबर है, लेकिन सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल इसको कह रहे होते हैं। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई। फिर हम इसके अंदर वही हरकतें करते थे, क्या हरकतें करते थे हम, कि हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन हमारे पास कैसी होती है, सबसे पहले तो है हमारे पास इंडस्ट्री में हम इसको कैसे कैसे बना रहे होते हैं। सबसे पहली चीज तो हम कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पानी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हम क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हम ये कर रहे होते हैं सबसे पहले तो, कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड्स और एनोड होते हैं, याद आई। जो पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है वो होता है कैथोड, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड होता है वो होता है एनोड। सही कह रहा हूँ ना। जो पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है वो होता है बेवकूफो एनोड। नेगेटिव वाला क्या होता है, कैथोड। ठीक है। पानी डालते हैं इसमें, और इसमें हमने डाला है साफ पानी, H2O। तो कुछ भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पानी साफ है। प्योर वाटर इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। बट अगर हम उसके अंदर कोई गंदगी डाल दें, एसिड डाल दें, बेस डाल दें, सॉल्ट डाल दें, कोई भी इम्प्योरिटी डाल दें, तो इम्प्योर वाटर डालेंगे, तो हाँ फिर ये होगा कि हमारे पास कैथोड और एनोड पे थोड़ी बहुत जो है क्या कहते हैं, डिसोसिएशन हो रही होगी। तो सबसे पहली चीज हमें कैथोड पे क्या मिल रहा होता है भाई, तो हमें कैथोड पे मिल रही होती है हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में जरूर पूछेंगे वो। और एनोड पे हमें क्या मिल रही होती है, ऑक्सीजन गैस। मैंने ये ऐसे याद रखा हुआ है कि ऑक्सीजन ग्रुप 6 की मेंबर है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कहते हैं, बूस्ट करने होते हैं इस कंस्ट्रक्शन के अंदर आके। तो फिर ये यहाँ पे आके जो है वो एनोड पे बन रहे हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर पूरे मैकेनिक्स के अंदर हम नहीं जा रहे कि कहाँ से बन रही है, क्यों बन रही है। बट यहाँ पे सिर्फ इतना सा रखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो 7 पे 6 का मेंबर है, इसलिए वो एनोड पे बन रही है। हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे इसलिए बन रही है क्योंकि वो ग्रुप 1 का मेंबर है। वरना अगर आपके ज़्यादा क्या कहते हैं कंफ्यूजन है, तो हम इसको इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं कि H3O पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। ये बनेगा, डिसोसिएट करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन देंगे और लेंगे। ये वाला कहाँ जाएगा जी, ये वाला जाएगा कैथोड के पास। ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला जाएगा एनोड के पास। तो यहाँ से हमें ऑक्सीजन रिसीव हो जाएगी, यहाँ से हमें हाइड्रोजन रिसीव हो जाएगी, लेकिन इतनी बहस हम नहीं करते। तो क्या किया जाता है, क्या ये किया जाता है कि हाइड्रोजन कलेक्ट कर ली जाती है सिर्फ कैथोड पे। ठीक है बेटा, ये बताइए, बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका क्या होता था, दूसरा तरीका होता है, हम ये कहते हैं कि हमारे पास है स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। याद करना पड़ेगा। मीथेन गैस ली जाती है, और स्टीम ली जाती है, और तकरीबन 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या बनता है, वाटर गैस बनती है। ठीक है। तो वाटर गैस में क्या क्या चीजें शामिल है, वाटर गैस के अंदर हमारे पास दो चीजें शामिल हैं, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है हाइड्रोजन गैस। तो क्वेश्चन ये है, हमारा मसला ये है, प्रॉब्लम ये बन गया कि यार बनाना तो हाइड्रोजन था, ये मुफ्त में बन रहा है। तो फिर अब हम इसके बाद क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक क्या होती है, यानी कि सेपरेशन ये पढ़ रहे हैं हम कि हाउ टू सेपरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस।
तो इसके कितने तरीके पढ़ते हैं हम? उसके दो तरीके पढ़ते हैं। याद आती है बात? कौन कौन से दो तरीके होते थे वो? एक होता था लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन के अंदर क्या करते हैं बेटा, जिस कंटेनर में वाटर गैस मौजूद होती है उसको हम ठंडा कर देते हैं। ठीक है, उसको हम ठंडा करते हैं कहाँ तक? ठंडा करते हैं हम उसको -200 डिग्री सेल्सियस तक। ठंडा करने से क्या होता है? ठंडा करने से ये होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड बन जाती है। लिक्विड बन जाती है तो जिस कंटेनर में वाटर गैस मौजूद है उसको ठंडा कर दिया आपने, उसमें से जो लिक्विड बन गया वो नीचे रह जाएगा। तो जो गैस फॉर्म में अभी भी अवेलेबल होगी वो कौन सी होगी? वो हाइड्रोजन गैस होगी। वो आराम से हम अलग कर लेंगे, ऊपर निकाल लेंगे अलग से। ये बताओ, ये बात समझ में आई? और अगर कोई खुदा न खास्ता थोड़ी बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अंदर बच जाती है तो हम इसके अंदर क्या डाल देते हैं? इसके अंदर हम डाल देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा डाल देते हैं। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि फिर हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं सोडियम फॉर्मेट के, HCOO के। तो इससे ये होता है कि ये हमें नजर आ जाता है कि भाई ये अभी इम्प्योर सैंपल है, इसको जो है वो जरा सही करो। सोडियम फॉर्मेट बन जाता है तो इसको प्योर, इसकी प्योरिटी चेक की जाती है कि सोडियम फॉर्मेट ना बने, बनना नहीं चाहिए। अगर ये impure है, ठीक है, तो बन जाए। इसके अलावा क्या किया जाता है? इसके अलावा ये किया जाता है सेकंड स्टेप में कि वी यूज एक्सेस ऑफ स्टीम। एक्सेस ऑफ स्टीम में क्या होता है भाई? एक्सेस ऑफ स्टीम में ये होता है कि वाटर गैस लेते हैं और इसमें मजीद पानी डाल देते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास कैटलिस्ट वगैरह मौजूद होते हैं वो क्या क्या होते हैं? आयरन ऑक्साइड, और 500 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है इसके लिए टेम्परेचर। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है। ठीक है जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी बन गई, तो फिर अब हमें अलग कैसे मिलेगी, या अलग कैसे होगी ये? तो बेटा इस तरह से ये अलग हो रही होती है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व कर लेते हैं पानी के अंदर। तो पानी के अंदर हाइड्रोजन डिजोल्व नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि फिर हमारे पास जो कंटेनर बचा है उसके अंदर फॉरन फॉरन फिर हाइड्रोजन मिल जाएगी। स्टेप क्या है? देखो, स्टेप ये है कि अगर हमारे पास इसके अंदर वाटर गैस है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं क्या? स्टीम मजीद। तो अब इसके अंदर दो चीजें बन गई, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और एक क्या बन गया? हाइड्रोजन बन गया। तो स्टीम डाले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सारी के सारी डिजोल्व हो जाती है और पानी नीचे आता रहता है, कंडेंस होता रहता है। तो फिर एंड में जो गैस बच जाती है ऊपर वो क्या होती है? हाइड्रोजन होती है, उसको निकाल लेता है। सोडियम फॉर्मेट वाली बात मैं रिपीट करूँ बेटा, मैंने ये कहा था कि हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि -200 डिग्री सेल्सियस पे जब हमने इसको ठंडा किया तो इसमें कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं। तो उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार ये है कि हम इसको NaOH स्प्रे करके देखें। अगर NaOH में सोडियम फॉर्मेट के वाइट प्रेसिपिटेट बन गए, सोडियम फॉर्मेट के वाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए अगर यहाँ पे, तो क्या होगा? तो ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे हाइड्रोजन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मौजूद है तो उसको होना नहीं चाहिए वहां पे मौजूद। अगर वो मौजूद है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो इम्प्योर सैंपल है। इम्प्योर सैंपल की हम बात अब नहीं कर रहे, तो हमने ये चेक कर लिया फॉर्मेट को ऐड अप कर, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बात समझ आ गई? तो जो सेकेंड स्टेप होगा प्रिपरेशन का वो क्या होगा? वो होगा कि हम यूज करें एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल। तो वहां पे क्या होगा? कार्बन और वाटर होगा, फिर से अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसको लेके जाएंगे हम, और ये वही वाटर गैस वाला मिक्सचर है। और फिर इसको इन्हीं दोनों तरीकों से, यानी कि इस वाले तरीके से और इस वाले तरीके से फिर सेपरेट किया जा सकता है। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो तीसरा तरीका होगा वो क्या होगा? तीसरा तरीका जो हमारे पास मौजूद है वो है
बल्कि हाँ तीसरा नहीं, चौथा तरीका होगा। नहीं तीसरा तरीका होगा। पहले वाला कौन सा था, इलेक्ट्रोलिसिस वाला था। दूसरे वाला कौन सा था, स्टीम वाला था। तीसरे वाला अभी पढ़ा हमने, हाँ तो चौथा तरीका हो गया ना। चौथा तरीका, फोर्थ। फोर्थ वन कौन सा होगा, फोर्थ वन होगा भाई हमारे पास स्टीम मेथनॉल प्रोसेस। हम ले लें मेथनॉल, इसका रिएक्शन करा देते थे पानी से। कितना टेम्परेचर रखते थे, 250 डिग्री सेल्सियस रखते थे तकरीबन। और फिर क्या बन जाता था, फिर बन जाता था कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। फिर उसको अगेन सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे अलग कर लेते थे। फिर आ जाते हैं कि अगर हम बात करें लास्ट प्रोसेस की, तो दैट वाज थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन किसकी करते थे, मीथेन की करते हैं हम। तो मीथेन को सीधा सीधा हीट करते थे 700 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये बन जाता था कार्बन में और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता था। इसको अलग कर लेते थे आराम से, सॉलिड होता था, सॉलिड अलग कर लेते थे। ठीक है। फिर सिक्स स्टेप में बेटा फातिमा आप जो बात बता रहे थे वो मैं लास्ट में लिखूंगा, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया गैस पे। मेरा ख्याल है इसको हमें थर्मल डीकम्पोजिशन कहना नहीं चाहिए, इसको तो हमें हेबर बॉश प्रोसेस ही कहना चाहिए। क्योंकि हेबर बॉश प्रोसेस जो होता था वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता था, है ना, याद है। तो उसकी कंडीशंस को अगर हम उल्टा कर देंगे तो फिर हमारे पास अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगा। फिर हम बात करते थे कि हमारे पास जो अभी तक हाइड्रोजन हमने पढ़ा है, दैट वाज कौन से वाला हाइड्रोजन, दैट वाज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। हर जगह पे जहां पे भी बना है दैट इज H2। एक और हाइड्रोजन का तस्करा है हमारे पास, वो होता है एटॉमिक हाइड्रोजन। तो एटॉमिक हाइड्रोजन बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं सिंपल एच से। ठीक है। दोनों में सबसे ज्यादा फर्क क्या होगा, सबसे ज्यादा फर्क ये होगा कि ये स्टेबल होता है और ये क्या होता है, ये होता है अनस्टेबल। हाँ ये बात मैं बताना भूल गया कि ये कैसे सेपरेट होगी बेटा। इसको हम कूल करेंगे -196 डिग्री सेल्सियस तक, और -196 डिग्री सेल्सियस पे अमोनिया जो है वो लिक्विड बन जाएगी। और अगर ये लिक्विड बन जाएगी तो फिर हाइड्रोजन जो है वो फ्लोट करेगी एज अ गैस, हाइड्रोजन को निकाल लेंगे आराम से, अलग कर लेंगे। ठीक है बेटा, पढ़िए। थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे बताया कि मैं ये भूल गया था। बेटा समझ आ गई बात, करिए। मैंने जवाब दिया कि मैं इसको कूल करूंगा -196 डिग्री सेल्सियस तक। और क्या होगा उसके बाद, ये होगा कि नाइट्रोजन लिक्विड बन जाएगी, हाइड्रोजन एज अ गैस अवेलेबल होगी। ठीक है, जबरदस्त होगा। तो अब अगर हम बात करें कि हाउ डू वी प्रिपेयर एटॉमिक हाइड्रोजन, तो प्रिपरेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेते हैं, इसके अंदर हम एनर्जी ऐड कर देते हैं 104 किलो कैलोरी के करीब। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर। इसके लिए टेम्परेचर कितना रखा जाएगा, 5000 डिग्री सेल्सियस रखा जाएगा। याद करने वाली बात है। इसी तरह से हाइड्रोजन अगर हम ले लें और फिर हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल मेथड यूज करें, यानी कि बिजली दे दें, इसे इलेक्ट्रिसिटी दे दें, और बहुत ही कम प्रेशर रखें, 1 मिलीमीटर से 0.1 मिलीमीटर तक। ये वो प्रेशर था जो डिस्चार्ज टू एपरेटस में उस वक्त था जब हमारे पास क्रुक्स डार्क स्पेस और फैराडे डार्क स्पेस दोनों मौजूद थे। तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास सिर्फ केमिकल रिएक्शंस आ जाएंगे, जो अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन के।
तो एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास फास्फोरस से इसका रिएक्शन आ जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन हम लिख सकते हैं, के साथ साथ सल्फर से रिएक्शन लिख सकते हैं, और आई गेस इतने ही काफी है। एक मेरा ख्याल है और भी होता था, क्लोरीन होता था उसमें, है ना, हाँ क्लोरीन होता है, so that becomes 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और तो कोई ऐसी बात नहीं है। इक्वेशंस तो आई डोंट थिंक कि हमें याद करनी चाहिए, बट हम ये रिएक्शंस को यूज करते हैं कि हम बताना चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो एटॉमिक हाइड्रोजन है वो इस तरह से रिएक्ट कर लेता है, जबकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, इन चीज़ों से। फिर अगर हम यूजर्स की बात करें एटॉमिक हाइड्रोजन के, तो यूजर्स के अंदर क्या क्या आएगा? हाइड्रोजन वेल्डिंग टॉर्च बनती है इससे, जिससे हम मेटल्स को वेल्ड करते हैं। उसका टेम्परेचर अराउंड 4000 टू 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये हो सकता है कि हमारे पास इसी से हम नेसेंट हाइड्रोजन भी बना रहे होते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है? एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन देखा जाए तो तरीकाकार या नाम तो एक ही होगा, दोनों को ऐसे ही लिखा जाएगा। इसको हमने इस तरह से बन रहा है। ये बेसिकली बेटा इसलिए डिस्टिंग्विश्ड होता है, या नेसेंट हाइड्रोजन इसको इसलिए कहते हैं, ये तो एटॉमिक हाइड्रोजन है। तो इसके लिए तो अभी हमने बात की कि इसको बनाने का तरीका क्या है, वो आपके सामने है। ठीक है जी। तो ये कोई भी मैं इसको नाम इस तरह से लेता हूँ कि ड्यूरिंग अ सिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें हमने रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन बनानी थी, तो इनिशियली जो सबसे पहली चीज बनेगी वो होगा नेसेंट हाइड्रोजन। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं होता। तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बनता है, स्टार्ट में बाद में नहीं रहता, तो ये फर्क होगा, ये चीजें रह जाएंगी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारे पास एक रीजन ये आ सकता है कि यार अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की, और अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को कंपेयर कर ले हम एटॉमिक हाइड्रोजन से, तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के जो रिएक्शंस हैं वो स्लो हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन के रिएक्शंस हैं वो फास्ट हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए बेसिकली होता है कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के अंदर हमें अगर किसी भी चीज़ से हमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना है, तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का मतलब है H2। अब अगर फॉर एग्जांपल H2 को तुमने रिएक्ट कराना है Cl2 से, तो पहले H2 के एटॉमिक हाइड्रोजन भी टेम्परेरी होता है ऑलमोस्ट जी, बट ये है कि ये थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सर्वाइव कर जाता है इसके हिसाब से। ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको रिएक्ट करना है क्लोरीन को, तो क्लोरीन भाई को पहले मेहनत करनी पड़ेगी कि ये हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़े, ये वाला बॉन्ड तोड़े। तो इसमें एनर्जी कंज्यूम होगी, इसमें एनर्जी कंज्यूम होगी, तो ये स्लो हो जाएगा। जबकि अगर हम दे दें इसको एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन तो सीधा सीधा एच होगा। तो यहाँ पे क्या सीन होगा? यहाँ पे ये सीन होगा कि अगर क्लोरीन को रिएक्ट करना है इससे, तो इसको बॉन्ड ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, ये दो अलग अलग हाइड्रोजन है, ये आराम से इसके साथ रिएक्ट कर लेंगे, तो ये वाला रिएक्शन फास्ट होगा। जबकि ये वाला रिएक्शन क्या था? ये वाला रिएक्शन स्लो है, ये वाला रिएक्शन फास्ट है। क्यों फास्ट है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन से कोई बॉन्ड नहीं है, तो क्लोरीन को बड़े आराम से ये दोनों मिल जाएंगे। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर इसका बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, ये बताएं, ये बात समझ में आती है? तो बाइनरी कंपाउंड्स का जो टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह ताला फिर
नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, और साथ ही साथ हम एस ब्लॉक भी जो है वो हम जो है वो शुरू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा, फिलहाल यहीं तक रखें। बेटा आप लोग जिंदा है, सो गए? ओके, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।